हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 9 के चैप्टर 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 4 संस्थाओं का कामकाज से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में कितना फीसदी रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27%। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। अगला प्रश्न है, SEBC से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SEBC का फुल फॉर्म सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अगला प्रश्न है, डैश औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, डैश सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त करता है। दूसरा है, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सही कूट को चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन असत्य है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब दूसरा पिछड़ी जाति आयोग को गठित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1979 में। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। अगला प्रश्न है, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी BP मंडल। इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से निम्न में से कौन प्रमुख सिफारिश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन मंडल रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 10 अगस्त 1990 को ओएम नंबर 36012/31/90 तैयार हो गया। ये कथन गलत है। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी शाह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया, हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओएम नंबर 36012/31/90 तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे। इसीलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, उनके अवसर छिनेंगे। अगला प्रश्न है, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा निम्न में से किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला मुकदमा का संबंध निम्न में से किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओबीसी के लिए आरक्षण से। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला मुकदमा को सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से भारत सरकार पर क्या फैसला दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार का यह आदेश वैध है। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करने की और कर को इकट्ठा करके इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्ति को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में विधायक जिम्मेदार होते हैं। ये कथन असत्य है।
प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार डैश को होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद को। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विधायिका। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के बारे में निम्न में से कौन कथन सत्य है। पहला है, दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं। दूसरा है, मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। सही कूट की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, संसद के डैश की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण समर्थन। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। पहला है, सरकार के हर पैसे पर वित्त मंत्री का नियंत्रण होता है। दूसरा है, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। सही कूट का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है। सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में संसद के कितने सदन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के निम्नलिखित में से कौन सदन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है।
पहला है भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। दूसरा है हालांकि राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है संसद के फैसले को लागू करने में राष्ट्रपति की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है लोकसभा को ही हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है, दूसरा सही है। राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में से एक को राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे को लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है राज्यसभा को हम लोग लोअर हाउस और लोकसभा को अपर हाउस कहा जाता है। दूसरा है किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा डैश, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसे खारिज नहीं कर सकती। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, राज्यसभा उसे पारित करने में केवल कितने दिनों तक की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है? यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन सत्य है? पहला है सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे राज्यसभा में बहुमत हासिल हो। दूसरा है अगर आधे से अधिक राज्यसभा सदस्य कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल है। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका।
सभी अधिकारों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका के कितने हिस्से होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यपालिका के हिस्से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले लेते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका बड़े फैसले करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका बड़े फैसले करते हैं। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को डैश कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनैतिक कार्यपालिका। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थायी कार्यपालिका। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को डैश कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों, सिविल सर्वेंट और नौकरशाह। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। मंत्री अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उसकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नौकरशाह। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।